नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग ग्राम विकास कार्यक्रम से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा ए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब होगा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के दौरान लागू थी। उसी बीच 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पेयजल क्षेत्र में स्वजल धारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना शुरू की गई। इस योजना में एक विशेष प्रावधान किया गया कि जो पेयजल परियोजनाएं तैयार की जाएंगी, इनका क्रियान्वयन, इनका संचालन और इसके साथ साथ इनका रख रखाव, ये तमाम शक्तियां पंचायत को देने का प्रावधान किया गया। और स्वजल धारा शुरू कब की गई? तो आपका सही जवाब होगा 25 दिसंबर 2002 को। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो आपका सही जवाब होगा बंजर भूमि विकास के लिए हरियाली योजना शुरू की गई। और ये कब शुरू की गई? तो 27 जनवरी 2003 को। और याद रखिएगा, इसके कार्यान्वयन का भी काम पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से ही किया गया। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको आप NSAP के नाम से जानते हैं, ये कब शुरू किया गया? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की शुरुआत की गई। अब इस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य था? तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को, जिनकी संख्या 30 मिलियन से अधिक है, उनके बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण, यानी जो उनको बेनिफिट है उसका प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने के लिए ये व्यवस्था इसमें लागू थी। और याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि कब इसकी शुरुआत की गई, तो आपका क्या जवाब होगा? 15 अगस्त 1995। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, 1995 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IGOAPS, इसमें लाभार्थियों की उम्र क्या निर्धारित की गई थी? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए इसमें लाभार्थियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक रखी गई थी, यानी पांचवें प्रश्न का विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ये योजना शुरू कब की गई? तो 1995 में। एक बात और याद रखिएगा, जो लोग 60 से 79 ईयर के थे उनको 200 रुपये प्रतिमाह, और जो लोग 80 से एबव थे उनको 500 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की गई थी। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, इसमें छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यानी IGNWPS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सीधा जवाब होगा 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि इसमें लाभार्थी की आयु सीमा क्या थी, तो 40 से 59 वर्ष इसमें आयु सीमा थी। ये BPL परिवार की विधवा महिला को ये योजना दी जाती थी, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2009 विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सीधा जवाब होगा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई। और एक बात याद रखिएगा, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया था जो लोग नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी NOAPS योजना के तहत लाभ योग्य तो हैं, लेकिन उसका उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज की व्यवस्था की गई थी अन्नपूर्णा योजना के तहत, और इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो वित्तीय हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत की थी? तो आपका सीधा जवाब होगा 50-50% की, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, जिसको आप IRDP कह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन परिवारों का उत्थान करना इनका उद्देश्य था, और इसमें केंद्र और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी 50-50% थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वर्ष सभी राज्य ODF घोषित किए गए? अब यहाँ देखिए, पूछ रहा है किस वर्ष सभी राज्य ODF घोषित किए गए, यानी ये योजना कब कंप्लीट हुई ODF वाली? तो आपका सीधा जवाब होगा 2 अक्टूबर 2019 को। अगर ये पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, तो आपका सीधा जवाब होगा 2 अक्टूबर 2014 को, और इसके तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए गए।
और इसका जो दूसरा चरण है उसको आप कहते हैं ओडीएफ प्लस। अब ये दूसरा चरण कब से कब तक है, तो ये 2020-21 से लेके 2024-25 तक के लिए ये दूसरा चरण ओडीएफ प्लस के नाम से जाना जाता है। इसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2019, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में बोल रहा है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, तो आपका सीधा जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 2019 में हुई। और इसका लक्ष्य क्या है, तो 2024 तक घरेलू कनेक्शन के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना इसका मूल उद्देश्य है। और ये योजना किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी उपलब्धता का कार्यक्रम है पूरा, PURA। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई, तो याद रखिएगा पूरा यानी PURA कार्यक्रम जो कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जनवरी 2003 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसको 3 चरणों में 7 समूहों में इसको पायलट के तौर पर लागू किया गया था, जो कि 2004-05 से लेके 6-7 तक। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो आपका सीधा जवाब होगा 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए 14 नवंबर 2004। और इसके तहत जो देश के 150 पिछड़े जिले थे उसमें पूरक वेतन रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए इस काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना थी। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए 14 नवंबर 2004। अगला देखिए, अगला प्रश्न है सघन कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा सघन कृषि कार्यक्रम जो है ये 1973 में शुरू हुआ और इसके अंतर्गत IADP और IAAP ये दोनों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि IADP का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और अगर आप IAAP की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे और ये दोनों कार्यक्रम सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 1960 में प्रारंभ सघन कृषि जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा जो 1960-61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिसको अभी आपने किस फॉर्म से पढ़ा है IADP, इसके अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला इसमें शामिल था। अन्य जिलों की बात करें तो लुधियाना, रायपुर, शाहाबाद, पश्चिमी गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में तंजावुर और राजस्थान का पाली जिला इस कार्यक्रम के अंतर्गत था। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला इसमें शामिल था। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, तो आपका सही जवाब होगा 1964-65 में। और ये वही है जिसको अभी आपने क्या पढ़ा था IAAP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत देश के कुल 114 जिलों में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये ऐसे क्षेत्रों को चुना जा रहा था कि उन क्षेत्रों में फसल का चुनाव इस आधार पर हो जिससे कि उन क्षेत्रों में उस फसल की अपेक्षाकृत ज्यादा होने की संभावना हो। ठीक है, यानी इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 1968 में गेहूं के उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर कितना टन हो गया था, तो याद रखिएगा 1966 में मैक्सिको से भारत में कुछ गेहूं की प्रजातियां आई थी, जिसमें जैसे लरमा हो गई, लोही हो गई, रोही हो गई, इस प्रकार की जो प्रजातियां मैक्सिको से आई थी, इनके कारण इसमें कई प्रकार के बीजों का मिश्रण हुआ और बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, जो कि 120 लाख टन से बढ़कर कितना हो गया 170 लाख टन। यानी यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 170 लाख टन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित कर कब
कमान विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम कर दिया गया। तो आपका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2004 को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर कमान विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत 1974-75 में की गई थी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर यह है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो जो देश की चुनी हुई कुछ बड़ी और मध्यम परियोजनाएं हैं सिंचाई की, उनकी सिंचाई क्षमता को तेजी से और बेहतर करना, ये इसका मूल उद्देश्य था। और अगर यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2004, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला दे रहा है कि सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम 1993 में प्रारंभ हुआ। ये पहला ही प्रश्न जो है, ऑप्शन जो है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये सूखे की संभावना वाले कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं जिनको सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया, ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1973, 1973 में। ठीक है, यानी पहला ही विकल्प जो है ये गलत हो गया। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत ये विकल्प अब सही होंगे। देख लीजिए जरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण को सुनिश्चित का संतुलन बहाल करना। और इस कार्यक्रम के लिए जो वित्त की व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य के बीच 1 अप्रैल 1999 से 75 और 25% की अनुपात में रखा गया। यानी अनुपात क्या है? 75 और 25 का अनुपात है। और ये अनुपात 1 अप्रैल 1999 से है, लेकिन ये परियोजना 1973 से शुरू है। अब यहाँ पर डी विकल्प भी देख लीजिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक की पहचान वर्ष 1994-95 में हनुमंत राव समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। इस प्रकार आपने सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम को विस्तार में देखा। इन सभी विकल्प को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा जा रहा है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जिसको आप डीडीपी के नाम से जानते हैं, इसको वर्ष 1977-78 में शुरू किया गया था, पहली बात। दूसरी बात कि ये 100% केंद्रीय सहायता कार्यक्रम है। बाद में जो गर्म शुष्क क्षेत्र हैं, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच 75 और 25 का अनुपात किया गया। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक है, ये बातें इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इनका उद्देश्य क्या है। तो मरुस्थल के प्रसार को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना और प्रभावित क्षेत्र की भूमि उत्पादकता में वृद्धि करना। ये तीनों स्टेटमेंट मरुभूमि विकास कार्यक्रम के उद्देश्य को जस्टिफाई करती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो आपका सही जवाब होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि थी। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 1951 से लेकर 56 तक है। और इसमें कृषि के साथ साथ सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और आपने पढ़ी है, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत 1952 में शुरू हुआ था। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ये मूल उद्देश्य था। दूसरी बात कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो ये 1974 से 1979, यानी 1974 से 79 तक। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि गरीबी उन्मूलन के लिए एक लोकप्रिय योजना जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जानी जाती है, ये 1975 में शुरू हुई थी। ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही शुरू हुई थी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, यानी 21 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी को शामिल करने का और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का उद्देश्य है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति माह अगर चावल लेंगे तो 3 रुपए प्रति किलो, और गेहूं लेंगे तो 2 रुपए प्रति किलो, 1 रुपए प्रति किलो मोटे अनाज के तौर पर देने का प्रावधान किया गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ग्रामीण आबादी के लिए 75% और शहरी के लिए 50%। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में हरित क्रांति का घटक कौन है। तो याद रखिएगा,
यहाँ पर उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक ये दोनों हरित क्रांति के घटक हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। याद रखिएगा कि जो हरित क्रांति के घटक के तौर पर अगर पूछा जाएगा तो इसमें उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक या जीवाणुनाशक, रासायनिक खरपतवार नाशक, ठीक है, विपणन की जो शक्ति है उसको और इन्हेंस करना, उसको और बढ़ाना, ये सभी घटक जो हैं हरित क्रांति के अंतर्गत शामिल थे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। सन 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा शुरू की गई और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि स्वदेशी गायों का संरक्षण और उनकी नस्ल के विकास के लिए कुछ वैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहित किया जाए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2014, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है, तो आपका सही जवाब होगा 23 फसलों पर, ठीक है, यानी 23 फसलों पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के परामर्श करता है, ठीक है। इन बातों को आप इसमें याद रखेंगे, जिसमें 7 खाद्यान्न हैं जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ, और 5 दलहन फसलें हैं जिसमें चना, मूंग, उड़द, मसूर, तुअर, और इसमें 7 तिलहन है जिसमें मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, कुसुम, नाइजर सीड और तिल, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोपरा जिसको सूखा नारियल कहा जाता है, कपास, कच्ची पटसन, गन्ना, ये शामिल हैं इसमें, कुल मिला के 23 फसलें, ठीक है। तो आपको मूल याद रखना है कि इसमें 23 फसलों को शामिल किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगला देखिए, 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको टीपीडीएस कहा जाता है, इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये दोनों बातें इसके अंतर्गत आती हैं, यानी प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विकल्प सी में कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम इसके सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय कार्यालय सहित 8 क्षेत्र में बांटा गया, जबकि इनके सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय कार्यालय सहित 5 क्षेत्रों में बांटा गया। ये 5 क्षेत्र कौन है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और पूर्वोत्तर, ठीक है, ये 5 हैं, यानी यहाँ पर विकल्प सी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे विकल्प भारतीय खाद्य निगम के बारे में सही है कि ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई और साथ ही साथ इसकी स्थापना खाद्य नीति के उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने के लिए है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय खाद्य निगम है ये किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसी की सहायता से विभिन्न प्रकार के गेहूं, धान, मोटे अनाज की खरीद करता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28 देखिए। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही जो है वो सुमेलित नहीं, क्यों? क्योंकि जो मध्याह्न भोजन योजना है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, यानी यहाँ पर 28 का ए नहीं सुमेलित है। दूसरी बात कि जो गेहूं आधारित पौष्टिक कार्यक्रम है इस कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है, यानी इसका क्रियान्वयन, यानी यहाँ पर ये दोनों सुमेलित नहीं है। ये जो मध्याह्न भोजन योजना है ये सरकारी सहायता प्राप्त जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने देख लिया कि ये दोनों योजनाएं किससे संबंधित हैं, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 29 में क्या करा है? करा कुछ योजनाएं दी गई हैं, पूछ रहा है कि इसमें कौन सी योजनाएं किससे सुमेलित हैं। जैसे पहला दिया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, यानी ये चौथे से कोरिलेट हो जाएगा, यानी ए का संबंध किससे हो जाएगा? चौथे से। अगला दिया है ड्वक्रा, इसकी स्पेलिंग होती है DWCRA, ठीक है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। DWCRA का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों के विकास से संबंधित है DWCRA, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में, यानी बी का संबंध किससे? तीसरे से। अगला है 10 लाख कुआं योजना। 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत 1988-89 में हुई, यानी 1988 से लेके 89 तक, यानी आप सी को सुमेलित कर देंगे किसके साथ? दूसरे के साथ।
और आश्रय बीमा योजना ये 2001-2 में शुरू किया गया, यानी डी का सही सुमेलित हो जाएगा विकल्प 1। ठीक है, इस प्रकार आप अगर आंसर देखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें राज्य के जो शिक्षा मंत्री होते हैं ये इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि साक्षर भारत की शुरुआत कब की गई। तो याद रखिएगा सन 2009 में साक्षर भारत की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत 7 करोड़ प्रौढ़, जिसमें 6 करोड़ स्त्रियां होंगी, इनको साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इनकी एज की बात करेंगे यानी आयु की, तो ये 15 वर्ष से ऊपर की जो आयु के लोग हैं उनको साक्षर बनाने के लिए साक्षर भारत की शुरुआत 2009 में की गई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, अब देखिए, श्रमेव जयते योजना, ये जो श्रमेव जयते योजना है ये 16 अक्टूबर 2014 को इसकी घोषणा तिथि। अब याद रखिएगा ये पहला ही सही सुमेलित है, 16 अक्टूबर 2014 को, यानी अब अगले सही सुमेलित नहीं होंगे तो उनकी सही तिथि जान लीजिए। मिशन इंद्रधनुष ये जो टीकाकरण से संबंधित है ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। यानी श्रमेव जयते और मिशन इंद्रधनुष 2014 से संबंधित हैं और सुकन्या समृद्धि और मृदा स्वास्थ्य ये 2015 से संबंधित हैं। यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संबंध एमएसएमई से है। एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर ये पूछा जाए कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप केवीआईसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना संसद के अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी और ये एक सांविधिक संस्था है। और किस मंत्रालय का, तो एमएसएमई का। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना और शिक्षा और प्रसार के माध्यम से जेनरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मूल उद्देश्य है। यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ये कब शुरू की गई थी। तो ये 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और इसके तहत प्रति व्यक्ति इलाज की जो यूनिट लागत है उसको कम किया जा सके, ये इसका एक मूल उद्देश्य है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसको आप PMJAY कहते हैं, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना यानी PMBJP कर दिया गया है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। और ये शुरू कब हुआ था, 1 जुलाई 2015 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बधुआ श्रमिक एवं पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, बधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना 1978 में प्रारंभ की गई थी। यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें केंद्र और राज्यों की अगर हिस्सेदारी की बात की जाएगी तो इसमें 50-50 का अनुपात है केंद्र और राज्यों का, और शुरू कब की गई, 1978 में। ठीक है, यानी यहाँ 35 का जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस आयु समूह के आने वाले परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 से 59 वर्ष, यानी 18 से 59 ईयर के बीच के यदि किसी परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत एक मुश्त राशि, बीपीएल परिवार के किसी व्यक्ति को अगर ऐसा होता है तो उसे एक मुश्त राशि 20,000 रुपये प्रदान की जाएगी। और इसमें एज का बाउंडेशन का विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। इसमें 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, और ये एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICDS कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। ठीक है, और इसमें 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, इसके साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज है ये। ठीक है, ICDS। ठीक है, और इसमें उम्र की सीमा बालकों को लेकर क्या है, 6 वर्ष तक के, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को किया गया। इसके तहत जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उनकी महिला को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये योजना जो है गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी से बचाए गए पैसे से इसको किया जा रहा है। ठीक है, क्या किस कार्यक्रम अभियान के तहत? गिव इट अप के तहत। ठीक है, और इसमें कौन मंत्रालय है? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और ये योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा इसमें विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। ये भारत सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों के ग्रामीण युवकों के कौशल विकास, उत्पादक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए शुरू की गई और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें फैक्ट है, क्योंकि कौशल विकास देखकर कोई और टिक मत करिएगा। और दूसरी बात कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया कि कम से कम 75% प्रशिक्षकों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, इसमें SC/ST के लिए जो इसमें सी विकल्प का रहा है, इसमें SC/ST के लिए 50%, अल्पसंख्यक के लिए 15%, दिव्यांग के लिए 3% और महिलाओं के लिए 33% इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। 39 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया? तो याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत आलू, प्याज और टमाटर इनको शामिल किया गया, इसमें लहसुन शामिल नहीं है। विकल्प डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि विकल्प बी में कि ग्रामीण सड़कें संघ सूची का विषय, जबकि ये गलत दिया है, क्योंकि जो ग्रामीण सड़कें हैं ये संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई, पहली बात। और इस योजना का जो ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण सड़कें बनाने का काम में राज्यों का सहयोग करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और दूसरी बात, इस योजना को जो प्राथमिक लक्ष्य है कि जो नहीं जुड़े हुए पात्र बस्तियां हैं उनको हर मौसम के लिए पक्की सड़कें दी जाए। और इसमें जो डी ऑप्शन है ये भी सही है। ये कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के मामले में जहां 250 से अधिक आबादी है वो बस्तियां इस योजना के अंतर्गत इसमें शामिल होंगी। ठीक है, ये डेटा 2001 के जनगणना के अनुसार लिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये योजना कब शुरू की गई थी? 2000। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 2008 में। ये जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NLRMP। ठीक है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसके कार्यक्रम के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्र के भूमि रिकॉर्डों के पंजीकरण की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया इसी के अंतर्गत, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो यहाँ पर देखिए सी में दे रहा है कि इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एकीकृत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है, केंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये गलत दिया है। यहाँ क्या है? जो पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। ये पहला स्टेटमेंट सही है। और इसका जो प्रमुख कार्य है ये जिला योजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। किसका? जिला योजना समिति का संबंधी जो प्रावधान है उनको अनुपालन, न कि केंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं दिया है। ठीक है, और बाकी विकल्प यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत सही है। इस प्रकार आज आप लोगों ने इस पार्ट को यहीं कंप्लीट कर लिया। जितने भी चैप्टर हैं उनको एक एक वीडियो में पूरा, मतलब एक पार्ट को एक बार में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज आप लोगों का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। एक एक करके सभी पार्टों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें।